हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सिविल शॉर्ट पे। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, मैं सिविल इंजीनियरिंग जो डिप्लोमा कर रहे हैं सिविल इंजीनियरिंग से और फाइनल ईयर में है यानी फिफ्थ सेमेस्टर में है, उनके लिए मैं एक क्विक रिवीजन कोर्स लेकर के आया हूं, जिसमें आपका भी पहला सब्जेक्ट चल रहा है सिविल इंजीनियरिंग। ठीक है, तो अगर आप सभी लोगों को मेरी आवाज़ बिल्कुल एकदम प्रॉपर वे में पहुंच रही है तो एक बार आप सभी लोग मुझे फटाफट कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, जिससे आज की इस क्लास को हम आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो चलिए आज की इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं, और आज की इस क्लास में हम अभी तक क्या क्या पढ़ चुके हैं वो देखेंगे। उसके बाद हम क्या क्या आगे डिस्कस करने वाले हैं इसके बारे में भी बात करेंगे। तो अभी तक हमने पहले पढ़ लिया है कंटूर्स लाइन क्या होती हैं, कंटूरिंग क्या होता है, कंटूर की विधियां कौन सॉरी कंटूर की विधियां भी नहीं पढ़ा है। ऑब्जेक्ट्स ऑफ कंटूर मैंने आप सभी लोगों को बता दिया था। ठीक है, कंटूर मैप का उपयोग कहाँ कहाँ पर करते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, कंटूर्स के अभिलक्षण क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स भी मैंने आपको बता दिया था कि कंटूर लाइन जो होती हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। आई थिंक कुछ इंटरनेट का इशू आ रहा है, इसीलिए कुछ प्रॉब्लम आ रही है। एक मिनट चेक कर लेने दीजिए, जस्ट अ मिनट। जस्ट अ सेकंड, आज कुछ इंटरनेट का इशू आ रहा है, इसीलिए ये प्रॉब्लम आ रही है। एक सेकंड। चलिए, नाउ इज ऑल थिंग्स इज क्लियर, लेट्स कंटिन्यू द क्लास। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया था एक बार मैं आपको बता देता हूँ। अभी तक हमने पढ़ लिया है, हमने अभी तक पढ़ लिया है कंटूर लाइंस क्या होती हैं। ठीक है, इसके अलावा कंटूरिंग क्या होती है, हॉरिजेंटल इक्विवेलेंट क्या होता है, वर्टिकल इक्विवेलेंट क्या होता है, ये भी हमने डिस्कस कर लिया है। इसके अलावा ऑब्जेक्ट्स ऑफ कंटूर्स मैंने बता दिया था, कंटूर करने के हमारा कौन कौन से उद्देश्य होते हैं इसके बारे में भी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, कैरेक्टराइटिक्स भी बता दिया था कि कंटूर लाइंस की कैरेक्टराइटिक्स क्या होती हैं। ठीक है, और उसके अलावा मैंने आपको टाइप्स ऑफ कंटूर बता दिया था। एक बताया था मतलब लेवल कंटूर, और एक होता था कंटूर ग्रेडियंट। इन दोनों के बारे में मैंने आपको डिफरेंस भी बता दिया था। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप इस क्लास की पीपीटी चाहते हैं, पीडीएफ चाहते हैं, तो नीचे टेलीग्राम चैनल पे आपको सिविल सॉर्ट करके एक टेलीग्राम चैनल दिख जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप इसकी पीपीटी भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर कोई भी इशू होता है तो आप वहाँ पे मुझे बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। आज की इस क्लास का हमारा जो पहला जो टॉपिक रहने वाला वो रहने वाला मेथड्स ऑफ कंटूरिंग। अभी तक मैंने डिस्कस किया था कि कंटूर्स कितने टाइप के होते हैं। अब उसके बाद मेथड्स ऑफ कंटूरिंग, या ये हम इसको कह सकते हैं समोच्च रेखाओं के निर्धारण, यानी कंटूरिंग को जो हम करते हैं उनका उनकी विधियां हम लिख सकते हैं। ठीक है, उनकी विधियां कौन कौन सी होती हैं। तो देखिए हम यहाँ पे आपको पूरी पीपीटी में पढ़ा देंगे। देखिए, समोच्च रेखण की निम्न दो विधियां होती हैं। कौन कौन सी विधियां होती हैं? सबसे पहली आपकी विधि है प्रत्यक्ष विधि, जिसको नाम देते हैं डायरेक्ट मेथड ऑफ कंटूरिंग, यानी हम इसको कह सकते हैं डायरेक्ट मेथड ऑफ कंटूरिंग कह सकते हैं। ठीक है, आई थिंक कुछ अभी भी नेट का इशू आ रहा है, एक सेकंड लेट मी चेक। Just a second, guys. I will check the router and I will come back within 1 minute. Yes, I'm come back and अब अंकुर से कनेक्ट किया गया है। yes, now I think all is clear. चलिए चलिए, हम कहाँ पर थे, हम इसको स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ रहे थे मेथड्स ऑफ कंटूरिंग के बारे में। ठीक, एक सेकंड।
यस, अब सारी चीजें ठीक है। मेथड्स ऑफ कंटूरिंग के बारे में पढ़ रहे थे, आप यहाँ पे अपनी हेडिंग डाल सकते हैं कि मेथड्स ऑफ कंटूरिंग क्या क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने पीपीटी में पूरी चीजें लिख दी हैं। समोच्च रेखा रेखण की निम्न दो विधियां होती हैं। कौन कौन सी विधि होती है? सबसे पहली विधि है वो डायरेक्ट मेथड ऑफ कंटूरिंग है, यानी प्रत्यक्ष विधि के नाम से भी जिसको हम जानते हैं, प्रत्यक्ष विधि के नाम से समझते हैं। सेकंड हमारी हो जाएगी इनडायरेक्ट मेथड ऑफ कंटूरिंग, यानी इनडायरेक्ट मेथड ऑफ कंटूरिंग, इसको हम कह सकते हैं परोक्ष विधि के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं डायरेक्ट मेथड ऑफ कंटूरिंग। डायरेक्ट मेथड ऑफ कंटूरिंग के बारे में हम समझते हैं कि डायरेक्ट मेथड ऑफ कंटूरिंग क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको अच्छे से समझते हैं। देखिए, यहाँ मैंने पीपीटी में ऐड कर दिया है समोच्च रेखण की इस विधि में, ये मैंने डायरेक्ट मेथड के बारे में आपको बता रहा हूँ। समोच्च रेखण की इस विधि में वांछित मान की समोच्च रेखाओं पर पड़ने वाले अनेक बिंदुओं को क्षेत्र में जगह जगह तलेच्छड़ गज, यहाँ पे तलेच्छड़ गज का नाम है लेवलिंग। ठीक है, लेवलिंग स्टाफ, लेवलिंग स्टाफ के नाम से जानते हैं। ठीक है, लेवलिंग स्टाफ से ढूंढा जाता है। अब इन बिंदुओं को सर्वेक्षण करके एक सीट पर अंकित किया जाता है। यानी डायरेक्ट मेथड में क्या होता है कि हम जो समोच्च रेखाओं की, जिसे हमको 100 मीटर की जो समोच्च रेखा है, इसके बिंदुओं को ढूंढना है, इसकी कंटूर लाइन बनानी है। तो 100 मीटर की जो हमारा लेवलिंग स्टाफ होगा, उसको हम तलेच्छड़ गज से क्षेत्र में जगह जगह बिंदुओं पर रखकर उसको ढूंढेंगे। ठीक है, अब इन बिंदुओं का सर्वेक्षण करके एक सीट पर इनको प्लॉट कर लिया जाता है और उनको मिलाते हुए समोच्च रेखा खींची जाती है। इस प्रकार अन्य मान के समोच्च को भी जमीन पर ट्रेस कर लिया जाता है। ये डायरेक्ट मेथड ऑफ कंटूरिंग होता है। एक अगर एग्जाम्पल के थ्रू से समझते हैं तो हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए, इसके आगे भी लिखा हुआ है, समोच्च बिंदुओं को क्षेत्र में ढूंढना, उनको ऊर्ध्वाधर कंट्रोल यानी वर्टिकल कंट्रोल कहलाता है, और क्षैतिज स्थिति का पता लगाना हॉरिजेंटल कंट्रोल कहलाता है। देखिए, यहाँ पे बहुत समझने वाली बात है। देखिए, ये हमारा एक ग्राउंड है, एरिया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, अगर हम इन पॉइंट्स को ढूंढ रहे हैं, ठीक है, इनकी एलिवेशन ज्ञात कर रहे हैं, यानी इनकी ऊंचाई ज्ञात कर रहे हैं, इनकी एलिवेशन हम ज्ञात कर रहे हैं, जिसको हम ऊंचाई या उच्चता भी बोल देते हैं। उच्चता अगर याद कर रहे हैं तो हम देखिए उच्चता ज्ञात कर रहे हैं, तो ये वर्टिकल कंट्रोल कहा जाएगा, क्योंकि वर्टिकल प्लेन में हम ये पूरा काम कर रहे हैं। अगर हम पूरा वर्टिकल कंट्रोल अगर कर लेते हैं, उसके बाद इनकी स्थिति, यानी अगर हम शीट पे अपनी इनकी स्थिति दर्शाएंगे तो वो हॉरिजेंटल वर्क करेंगे, तो इसको हम हॉरिजेंटल कंट्रोल के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे आप इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा कि वर्टिकल कंट्रोल क्या होता है और हॉरिजेंटल कंट्रोल क्या होता है। चलिए, यहाँ पे बहुत अच्छे से मेरी क्लास चल रही है, मैं आप सभी लोगों के कमेंट्स भी चेक कर रहा हूँ। कोई भी अगर आपको ज़रूरत होगी, दिक्कत होगी जहाँ पे भी, तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं वहाँ पे आपको गाइड कर दूंगा। ठीक है, अब देखिए एक हम उदाहरण के थ्रू समझते हैं कि समोच्च रेखाओं के बारे में हम क्या इसके बारे में और अच्छा कर सकते हैं। देखिए लिखा है, समोच्च रेखण की यह जो परिशुद्ध विधि है, यानी जो डायरेक्ट मेथड है, यह एक परिशुद्ध विधि है। ठीक है, यानी एक एक्यूरेसी विधि है। ठीक है, परंतु बहुत धीमी है, काफी श्रम साध्य है। क्यों श्रम साध्य है? क्योंकि जगह जगह पे आपको लेवलिंग स्टाफ लेके वहां की, जैसे मान लो हमको 99 मीटर की जो हमको ऐसा कंट्रोल लाइन चाहिए, तो 99 वाले पॉइंट्स हमको जगह जगह लेवलिंग स्टाफ रख के ढूंढना पड़ेगा। तो ये बहुत धीमी प्रोसेस है और ये श्रम साध्य प्रोसेस है, यानी इसमें बहुत ज्यादा मेहनत लगने वाली है। उसके अलावा लिखा हुआ है, पूरे क्षेत्र में जगह जगह गज रखकर वांछित समान समानित तल यानी आरएल वाले बिंदुओं को खोजना, ट्रेसिंग बहुत कष्टदायक होता है। जैसा कि मैंने आपको बता दिया था कि इसमें अगर हमको 99 की कंट्रोल लाइन चाहिए, तो लेवलिंग स्टाफ में लेवलिंग स्टाफ को लेके हम पूरे अपने एरिया में उसको जगह जगह पर तलेच्छड़ लेवलिंग स्टाफ रख के हम वहाँ पे उसको चेक करते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा टाइम टेकन है, एंड इसके अलावा इसमें मेहनत तो लगती ही है। ठीक है, और ये काफ़ी देखा जाए तो इकोनॉमिकल हो जाता है, क्योंकि इसमें भाई ज़्यादा श्रमिक लगेंगे तो उसमें वो खर्चा भी बढ़ जाता है। ठीक है, अब देखिए ये जो कार्य क्षेत्र होता है, इसको प्रत्यक्ष विधि में क्षेत्र कार्य जो होता है वो दो चरणों में संपन्न किया जाता है। कौन कौन से चरण होते हैं? जैसा कि मैंने आपको बता दिया था, वर्टिकल कंट्रोल एक हम करते हैं और दूसरा हॉरिजेंटल कंट्रोल करते हैं। देखिए वर्टिकल कंट्रोल में क्या होता है, पहले चरण में लेवल उपकरण यानी लेवलिंग स्टाफ और तलेच्छड़ गज की सहायता से, यानी प्लेन टेबल और लेवलिंग स्टाफ की सहायता से समोच्च बिंदु क्षेत्र में स्थापित किए जाते हैं। देखिए समोच्च बिंदु यानी कंटूर्स
जो पॉइंट्स होंगे वो हम सभी क्षेत्र में प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, किसकी मदद से? लेवलिंग स्टाफ की मदद से, और दूसरा प्लेन टेबल की मदद से, लेवल उपकरण की मदद से। ठीक है, अब देखिए सेकंड में क्षैतिज नियंत्रण क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल कंट्रोल क्या करते हैं। दूसरे चरण में थियोडोलाइट दिक्सूचक या पटल सर्वेक्षण, थियोडोलाइट के माध्यम से या कंपास के माध्यम से या प्लेन टेबल के माध्यम से उन बिंदुओं को स्थिति सीट पर उतारी जाती है। ये थियोडोलाइट अभी आगे आपके चैप्टर आएगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि थियोडोलाइट कैसे वर्क करता है, इस सभी के बारे में बताऊंगा। और दिक्सूचक यानी कंपास और ये आप प्लेन टेबल सिविल फोर्थ सेमेस्टर सिविल सर्वे फर्स्ट में आप पढ़ चुके हैं, ये सर्वे सेकंड है, इसमें आपको थियोडोलाइट आगे पढ़ाई जाएगी। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ तक समझ गए होंगे कि हम कैसे अपना यहाँ पर हॉरिजेंटल कंट्रोल और वर्टिकल कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे क्लास को हम और कंटिन्यू करते हैं। अब देखिए यहाँ पे अच्छे से समझिएगा। अब हम इस प्रक्रिया को डायरेक्ट मेथड को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको कैसे बहुत अच्छे से ऑपरेट कर सकते हैं डायरेक्ट मेथड को। ठीक है, तो चलिए देखिए इसमें हम आप यहाँ पे लिख सकते हैं प्रोसेस। ठीक है, क्या लिख सकते हैं? प्रोसेस, या फिर लिख सकते हैं वर्किंग। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्षेत्र के निकट स्थित किसी स्थायी तल, यानी स्थायी तल मतलब टेम्परेरी वो परमानेंट बेंचमार्क। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है परमानेंट बेंचमार्क के संदर्भ में उस क्षेत्र का एक अस्थायी तल चिन्ह स्थापित करें। यानी अगर जैसे हमारे पास ये एक प्लॉट एरिया है, ठीक है, ये हमारा एरिया है, ये ABCD नाम दे देते हैं इसको, ABCD। ठीक है, ये हमारा एरिया है, तो इससे जो नियरेस्ट हमारा जो परमानेंट बेंचमार्क होगा उसके संदर्भ में हम एक अस्थायी तल चिन्ह स्थापित करेंगे। ठीक है, मान लो वह अस्थायी तल चिन्ह यानी टेम्परेरी जो बेंचमार्क है वो 100 है। अगर जैसे हमारा यहाँ पे एक परमानेंट बेंचमार्क है और इसकी जो RL जो इसका है वो मान लेते हैं 98 है, तो इस परमानेंट बेंचमार्क के संदर्भ में हम यहाँ पर एक अपना इस जो एरिया होगा उससे निकट हम एक अपना टेम्परेरी बेंचमार्क यहाँ पे हम बना लेंगे। और अगर हम इस टेम्परेरी बेंचमार्क का हम अगर RL ज्ञात करते हैं इस परमानेंट बेंचमार्क के संदर्भ में, तो इसका हम RL 100 मान लेते हैं। ठीक है, हम RL इसका 100 मान लेते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं। लेवल यंत्र यानी हम लेवलिंग स्टाफ की सहायता से क्षेत्र के मध्य ऐसी जगह स्थापित करते हैं जहां से अधिकतम बिंदुओं पर गज पठन संभव हो। देखिए लेवल यंत्र जो होता है उस पर हम प्लेन टेबल की सहायता से इसमें करने वाले हैं। तो ट्राइपॉड जो होगा हम वो इस क्षेत्र के ऐसे पॉइंट पर स्थापित करेंगे जहां पर हम मैक्सिमम पॉइंट्स को कवर कर सके, क्योंकि हम देखिए बिंदुओं को तो लेवल स्टाफ के द्वारा ढूंढ लेंगे, ठीक है, लेकिन उनको प्लॉट करने के लिए हमें हॉरिजेंटल कंट्रोल चाहिए, जो कि हम अगर यहाँ पे अपना ट्राइपॉड सेट कर दें, अगर एक प्रकार से हम इसके बीचों बीच में सेट कर देंगे इस एरिया में, तो हम मैक्सिमम पॉइंट्स तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम अपना लेवल स्टाफ जो होगा वो ट्राइपॉड होगा वो सेट कर देंगे, ये प्लेन टेबल वाला हम इसमें करने वाले हैं। ठीक है, तो प्लेन टेबल अपना इसके हम बीचों बीच में सेंटर पे हम यहाँ पे इसको सेट कर देंगे। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। टेम्परेरी बेंचमार्क पर गज रखकर पश्च दृष्टि लें, मतलब हम जो टेम्परेरी बेंचमार्क होगा इस पे हम अपना जो वो है उसको क्या बोलते हैं लेवलिंग स्टाफ है, इसको रख के हम अपनी बैक साइड लेते हैं। इस स्थापना के लिए उपकरण की यानी जो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट हम ज्ञात कर लेते हैं। अगर जैसे हमारी बैक साइड आती है, मान लो हमारी बैक साइड आई है 1.6 मीटर, ठीक है, अगर हम टेम्परेरी बेंचमार्क की तुलना में हमारी अगर इंस्ट्रूमेंट की बैक साइड आई है 1.6 मीटर, तो हम अब देखिए यहाँ पे बैक साइड आई है 1.6 मीटर, तो अब इसकी हम इंस्ट्रूमेंट की ऊंचाई याद कर लेते हैं। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट की ऊंचाई याद करेंगे, ये 100 प्लस 1.6 मीटर होगा, क्योंकि हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्या होती है बैक साइड प्लस बेंचमार्क, तो हम 100 प्लस 1.6 करेंगे, ये हमारा आ जाएगा 101.6 मीटर। ठीक है, तो ये हमारा जो हमारा लेवलिंग स्टाफ है, सॉरी जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है उसकी हाइट आ जाएगी। आप यहाँ तक सभी लोग कोई अगर प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बता सकते हैं। एक बार मैं कमेंट बॉक्स में कमेंट्स चेक कर लेता हूँ, उसके बाद आगे की इस क्लास को हम कंटिन्यू करते हैं। चलिए यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने कमेंट्स भी चेक कर लिए हैं।
अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप सभी लोग मुझे बता सकते हैं कि किसी को यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है, चलिए आगे इस क्लास को हम और कंटिन्यू करते हैं। चलिए इसके आगे पॉइंट देखते हैं। एक सेकंड में ये थोड़ा सा रफ कर देता हूँ। ये अपना याद रखिएगा कि हमारा इसमें हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कितनी आई है। ठीक है, यहाँ पे आप इसको याद रखिएगा। देखिए अब एचआई में से समोच्च रेखा का मान घटाकर, यानी जैसे हमको 100 मतलब 101 की चाहिए, ठीक है, समोच्च रेखा, तो हम 100 116 माइनस इसके वो कर देंगे, आरएल कर देंगे, जो हमारा आरएल आया था उसको घटा देंगे। अब जैसे हमको 1.6 मीटर की चाहिए तो 1.6 मीटर हमारा यहाँ पर आना चाहिए, इसकी मतलब मीटर में ऊंचाई आनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सहूलियत के लिए गज पाठ्यांक दशमलव के 1 अंक तक पढ़े जाते हैं। आप सभी लोगों को लेवलिंग स्टाफ के बारे में पता होगा कि इसमें लेवलिंग स्टाफ जो होता है इसका लीस्ट काउंट 5 mm होता है। ठीक है, तो इसके हम सहूलियत के लिए 5 mm तक ही इसके हम मान को पढ़ते हैं, 5 mm के बाद के मान को नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, इसके mm के बाद के मान को हम निगलेक्ट कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए क्षेत्र अगर काफी बड़ा होगा तो माइनर सा जो हमारा डिफरेंस होगा वो ज्यादा वेरी नहीं करेगा। आगे बात करते हैं। अनुमान से गज किसी ऐसे बिंदु पर रखें जहां 1.6 मीटर की पाठ्यांक दे। अब देखिए मैंने आपको क्या बताया था कि इस डायरेक्ट मेथड में कि हम अपना जैसे 1.6 मीटर की हमें मतलब कंटूर लाइन ड्रॉ करनी है, तो हम क्षेत्र में जाकर लेवलिंग स्टाफ को 1.6 मीटर पे अपने वांछित बिंदुओं पर रखेंगे। कैसे ढूंढेंगे? अंदाजे से अपने ढूंढेंगे। ठीक है, अगर जैसे हम पहली बार अपना लेवलिंग स्टाफ रखते हैं, ठीक है, और यहाँ से हम अपना ट्राइपॉड से उसको देख रहे हैं, ठीक है, ये हम इसको देख रहे हैं, ठीक है, ये हमारा लेवलिंग स्टाफ रखा है। अगर मान लो ये 1.5 आए तो निकम है, तो हम थोड़ा सा नीचे इधर उधर आसपास में रखेंगे जहाँ पे 1.6 मीटर आए। इसी टाइप से पूरे एरिया में हमको ऐसे वांछित बिंदुओं को ढूंढना है। ठीक है, देखिए लिखा भी है, गज को दाएं बाएं आगे पीछे हटाकर रखते हुए उपरोक्त गज पठन वाला बिंदु ढूंढ लिया जाता है। ठीक है, इसी टाइप से सारे पॉइंट ढूंढे जाते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पे लिखा है थोड़ा सा, इसमें एडिशनल चीजें लिखी गई हैं, ये भी मैं आपको एक बार क्लियर कट कर देता हूँ कि इसके बारे में क्या कहा गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं। बिंदु मिलने पर वह एक खूंटी गाड़ दें और उस बिंदु पर मान पेंसिल से लिख दें। अब देखिए ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि जाहिर सी बात है, जब हम वहां पे अपने पॉइंट्स को ढूंढ रहे होंगे तो ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ एक ही पॉइंट मैं ढूंढने के बाद काम खत्म कर दूंगा, तो पॉइंट्स मिक्सचर्स ना हो, इसीलिए वहां पे हम उसको कंटूर जो हमारे पॉइंट्स होते हैं उन पर हम खूंटी गाड़ देते हैं और पेंसिल से, या उनको हम कभी कभी कलर भी कर देते हैं, या पेंसिल से उनके हम मान भी लिख देते हैं। तो यहाँ पे आपको ये चीज समझनी होगी। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट बात करते हैं। इसके बाद अगले पॉइंट की बात करते हैं। देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे कि इस प्रकार थोड़ी थोड़ी दूरी पर ऐसे अनेक बिंदु क्षेत्र में ढूंढकर खूंटियां गाड़ दें। यदि आवश्यक हो तो लेवल को नए स्थान पर ले जाकर सेट कर लें। देखिए मैंने क्या बताया था, लेवल को ऐसे स्थान पर सेट करना है कि मैक्सिमम पॉइंट आप सभी लोग वहां से देख सकें। अगर ऐसा कभी कभी संभव नहीं होता है या कुछ ऐसा इशू आ जाता है, तो आप सभी लोग लेवल जो है, हमारा लेवल उपकरण है, इसको हम कहीं दूसरे स्थान पर भी सेट कर सकते हैं। ये हम आगे कर सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। आगे बात करते हैं। देखिए लिखा है, एक समोच्च रेखा के लिए खूंटी गाड़ने के बाद अगली समोच्च रेखा के लिए उपरोक्त की भांति बिंदुओं की खोज करें। अब देखिए मान लो हमने 1.6 मीटर वाली समोच्च रेखाएं हमने ढूंढ लिया था। अब अगर 1.8 की करनी है तो हमको 1.8 मीटर लेकर के लेवलिंग स्टाफ से हमें बिंदुओं को ढूंढना पड़ेगा। ये हम सेम उसी टाइप से करेंगे जैसे मैंने पहली समोच्च रेखा का निर्धारण किया था। ठीक है, तो यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बता दीजिए, मैं कमेंट बॉक्स में सभी की चैट्स देख रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एक येलो कलर में पॉइंट, ध्यान रहे एक समय में एक ही उच्चता वाले बिंदुओं को ज्ञात किया जाता है। देखिए हम एक साथ दो उच्चता वाले यानी दो एलिवेशन वाले बिंदुओं को नहीं ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस चीज को बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा कि एक समय में एक ही उच्चता वाले बिंदुओं को ज्ञात किया जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे की ओर बात करते हैं। देखिए यहाँ पे और थोड़ा सा पॉइंट लिखा हुआ है। अब देखिए, एक समोच्च रेखा की खूंटियों को दूसरी समोच्च रेखा की खूंटियों से पहचान बनाए रखने के लिए इन्हें अलग अलग रंगों से पोत दिया जाता है अथवा उन पर समोच्च रेखा का
मान लिख दिया जाता है। ये मैंने बात आपको पहले भी बताई थी कि अगर हम मतलब क्षेत्र में अगर कंटूरिंग कर रहे हैं तो जो कंटूर पॉइंट्स हमारे होंगे उन पे हम अलग अलग रंग से या फिर उनको हम कलर कर देंगे या फिर उनसे उन समोच्च रेखाओं के मान के बारे में भी हम वहाँ पे मेंशन कर देते हैं। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। अब देखिए अगले पॉइंट में क्या कहा गया है, क्षेत्र में समोच्च रेखाओं पर खूंटियां गाड़ने के बाद पटल यानी लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट के द्वारा या दिक्सूचक या कंपास के द्वारा या जरीब सर्वेक्षण यानी चयन सर्वे के द्वारा सीट पर खूंटियों की क्षैतिज स्थिति का अंकन करते हैं। क्षैतिज स्थिति के अंकन को हम हॉरिजॉन्टल कंट्रोल बोलते हैं। ये मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा रखा है, हॉरिजॉन्टल कंट्रोल बोलते हैं। ठीक है, समान उच्चता के बिंदुओं को मुक्त हस्त से मिलाएं। अब जैसे हम हमारे ये हमने सीट पे पॉइंट्स आ गए हैं, ठीक है, हम इसको लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट के द्वारा इसको हम ये पॉइंट मिला लिए हैं। ठीक है, अब जैसे हमारे ये सारे पॉइंट्स हैं, एक सेकंड में बना देता हूँ सारे पॉइंट्स। ठीक है, अब इनको जो हम प्लॉट करेंगे सीट पर तो इनको हम फ्रीली हैंड से इसको प्लॉट करेंगे। ठीक है, फ्रीली हैंड से इसको हम प्लॉट करते हुए जाएंगे। और मैंने इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी बताई थी। ठीक है, कि जो कंटूर लाइंस होती हैं वो कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं, एक एक्सपेक्शन है। ठीक है, कि जो कंटूर होती हैं, जो पहाड़ी होती है, खड़ी पहाड़ियां, उनमें कंटूर्स ओवरलैप करते हैं, ये भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक और चीज लिखी हुई है, जब क्षेत्र काफी बड़ा हो तो दो सर्वेक्षण मंडली के साथ साथ कार्य करते हैं। एक जो है वो हॉरिजॉन्टल कंट्रोल संभालता है, एक वर्टिकल कंट्रोल संभालता है। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं, ये आप सभी लोगों को समझ लेना है। अब देखिए इसी का मैंने एक एग्जाम्पल लिया था, इसमें कैसे आपको करना है। देखिए ये यहाँ पे एक लेवल इंस्ट्रूमेंट सेट किया गया है बीचों बीच में। अब देखिए 100 वाली कंटूर लाइंस जो होंगी वो ये होंगी। अब देखिए यहाँ पे जितने भी मैं मार्क कर रहा हूँ यहाँ पे पॉइंट रख के ढूंढे गए हैं ये 100 वाले। ठीक है, पॉइंट्स 100.5 वाले देखिए यहाँ पे रख के ढूंढे गए हैं। ठीक है, 100 पॉइंट, ये देखिए हमारी अग्रदृष्टि थी। ठीक है, जिसको हम बैक साइड भी बोलते हैं। ठीक है, 1.6 मीटर थी। ये हमारी कंटूर्स हैं और ये हमारी जो लाइन है 101 वाली है, ये 101.5 वाली है हमारी कंटूर लाइन। तो इसके बारे में आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, यहाँ तक आप सभी लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई होगी। तो चलिए आगे की क्लास को हम कंटिन्यू करते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं इनडायरेक्ट मेथड की। ठीक है, इनडायरेक्ट मेथड की बात करते हैं। फ्रेंड्स अगर यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम आई हो तो आप मुझे बता दीजिए। यहाँ तक किसी को अगर कोई प्रॉब्लम आई हो तो आप एक बार मुझे बता सकते हैं। पूरा मैंने आपको डायरेक्ट मेथड बता दिया है। यहाँ तक किसी को कुछ भी प्रॉब्लम आई हो तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। यहाँ तक क्योंकि जितना भी बताया है आई थिंक मैंने एग्जाम्पल के थ्रू भी बता दिया है, तो किसी को कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए। तो चलिए हम अपना इनडायरेक्ट मेथड भी स्टार्ट करते हैं। देखिए इनडायरेक्ट मेथड को स्टार्ट करने से पहले इसमें कई टाइप से आते हैं, कई टाइप्स आते हैं, उनके बारे में मैं डिस्कस कर लेता हूँ। देखिए क्या कहा है, इस विधि में तलेक्षण हेतु यानी लेवलिंग के लिए चयनित बिंदु आवश्यक नहीं है, यानी किसी भी हम पर्टिकुलर पॉइंट्स पे नहीं करते हैं, उनका जो लेवल होता है जो किसी वांछित समोच्च रेखा पर ही पड़ते हैं। ठीक है, देखिए इस स्थलाकृति को ध्यान में रखते हुए अनेक जाल रूपी यानी नेटवर्क में बांट लिया जाता है। ठीक है, इसके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा। ठीक है, अब इन नेटवर्क पर उचित अंतराल पर खूंटियां गाड़ दी जाती हैं। किसी स्थायी तल चिन्ह के संदर्भ में यानी परमानेंट बेंचमार्क के संदर्भ में समानित आरएल ज्ञात कर लिए जाते हैं और इन्हें स्पॉट लेवल भी कहते हैं। ठीक है, ये जो हमारा जो आरएल ज्ञात करते हैं और जो इनकी हम लेवलिंग करते हैं तो इसको हम स्पॉट लेवल भी कहते हैं। ये आप सभी लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इसको स्पॉट लेवल भी बोलते हैं। यदि रेखाओं के जाल के आसपास कोई महत्वपूर्ण बिंदु स्थित है तो उस पर खूंटी गाड़ दी जाती है और उसका भी गज पाठ्यांक ले लिया जाता है। स्पष्टता के लिए खूंटियों का संख्यारण कर दिया जाता है। ये मैंने आपको एक ओवरव्यू बता दिया है। अब चलिए इसके बारे में समझते हैं कि ये कैसे हमारा वर्क करता है। देखिए यहाँ पे एक सेकंड मैं बता देता हूँ इसमें कितने टाइप्स आते हैं। देखिए इसमें टोटल 3 टाइप से हमारी जो इनडायरेक्ट मेथड होता है वो 3 टाइप से होता है। पहला होता है मेथड ऑफ स्क्वायर, दूसरा है बाय मेथड ऑफ क्रॉस सेक्शन और तीसरा होता है रेडियल मेथड। ठीक है, तो इन 3 टाइप से हम यहाँ पे अपना
इनडायरेक्ट मेथड से कंटूरिंग कर सकते हैं। कौन कौन से मेथड से? पहला हम स्क्वायर मेथड से करते हैं, दूसरा है क्रॉस सेक्शन मेथड से, तीसरा है रेडियल मेथड। इसको हम टेकोमेट्री के द्वारा भी कर सकते हैं, तो इसको हम टेकोमेट्री मेथड के भी नाम से जानते हैं। तो इसके बारे में आप अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है। तो पहला हम स्टार्ट करते हैं बाय मेथड ऑफ स्क्वायर्स, और इसी को खत्म करने के बाद आज की इस क्लास को भी हम एंड कर देंगे। और इसके बाद कल हमारा एक टॉपिक बचेगा सिर्फ, वो बचेगा वॉल्यूम ज्ञात करना, ठीक है। किसी आयतन ज्ञात करना, धारिता ज्ञात करना, उसके बाद हमारा ये कंटूरिंग चैप्टर 5 क्लासेस में कंटूरिंग चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा, ठीक है। 5 क्लासेस बोले, मैंने डेली आधा घंटा क्लासेस ली हैं आपकी, तो आई थिंक 2.5 घंटे में पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। मैं आपको टोटल 5 चैप्टर, ये 5 चैप्टर थियोडोलाइट लेगा, और 3 चैप्टर आप मान लीजिए, 3 क्लासेस मान लीजिए, कर्व आपका चैप्टर ले लेगा, ठीक है। 3 चैप्टर आप टेकोमेट्री मान लीजिए, 2 चैप्टर कर्व ले लीजिए, और दो मैक्सिमम 2 चैप्टर आपके ले लीजिए ईडीएम और ये जो डिस्टोमाइट वगैरह आते हैं, इस सभी के बारे में, ठीक है। तो आई थिंक आपका मुश्किल से वही 10 से 12 15 क्लासेस में आपकी ये सर्वे पूरा खत्म हो जाएगा। उसके बाद अपना हम सॉइल मैकेनिक्स आपका अगला सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। बाय मेथड ऑफ स्क्वायर, मेथड ऑफ स्क्वायर में इस विधि में पूरे क्षेत्र को उचित माप के वर्गों में विभाजित कर लिया जाता है। अब देखिए यहाँ पे हम आपके सामने एक वर्ग बना देते हैं, ठीक है। ये बहुत बेकार ही मेरा वर्ग बना है, एक सेकंड मैं फिर से बनाता हूँ। देखिए ये एक मैंने वर्ग बना दिया, और इसका नाम हमने दे दिया है ए बी सी डी। ये ए बी सी डी मैंने आपका एक नाम दे दिया, ए बी सी डी, ठीक है। अब देखिए क्या है, वर्ग की भुजा क्षेत्र की प्रकार तथा समोच्च रेखा अंतराल को दृष्टि में रखते हुए 5 मीटर से 30 मीटर कुछ भी रेखा खींची जा सकती है। वर्गों के स्थान पर क्षेत्र के आयतों में बांट दिया जा सकता है, अथवा वर्गों के माप में पूरे क्षेत्र में भिन्न भिन्न रेखा रखे जा सकते हैं। वर्गों के इन कोनों पर खूंटी गाड़कर उन पर क्रम संख्या डाल दी जाती है, ठीक है। तो इसके बारे में आपको यहाँ तक मिल जाएगा। देखिए मैं यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू डायरेक्ट बता देता हूँ इनडायरेक्ट मेथड कैसे किया जाता है। देखिए हमारा एक ये वर्ग है, एक सेकंड रेड कलर ले लेता हूँ, रेड कलर ले लेता हूँ, इसके बारे में बता देता हूँ। देखिए ये हमारा एक यहाँ पे स्क्वायर है, ठीक है। ये स्क्वायर हमारा है ए डी पी एम, ये हमारा एक बड़ा स्क्वायर है ए डी पी एम, ठीक है। अब इसको हमने छोटे छोटे कई भागों में विभाजित कर दिया, ठीक है। छोटे छोटे कई भागों में विभाजित कर दिया। अब देखिए, अब जो इसके हमने छोटे छोटे कई भागों में विभाजित किया है, तो इन पॉइंट्स के हम आरएल ज्ञात कर लेंगे। आरएल कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहले हम एक परमानेंट बेंचमार्क से इस एरिया के नियरेस्ट में एक टेम्परेरी बेंचमार्क अपना लगाएंगे। टेम्परेरी बेंचमार्क की सहायता से हम हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट ज्ञात कर लेंगे, और जिस मान की हमें समोच्च रेखा चाहिए वो मान हम यहाँ पे अपना इन पॉइंट्स पे ज्ञात करते हुए चलेंगे। अब देखिए कैसे ज्ञात करते हैं, इसके बारे में बता देते हैं। देखिए मैंने आपको 4 4 8 4 12 4 16 पॉइंट्स मार्क किए हैं, आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे कैसे करेंगे, हमने हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट ज्ञात कर ली। अब मुझे इस पॉइंट का हमको बेंचमार्क पता करना है, इसका हमें आरएल पता करना है, ठीक है। इसका आरएल अगर हमारा आ गया 250.35, अब इसको हम यहाँ पे मार्क कर देंगे और इसको नोट कर लेंगे, ठीक है। इससे इस पॉइंट से अब कुछ नहीं मतलब रह गया। अब हम अगला पॉइंट आएंगे पॉइंट बी पर। अब इसका हमारा आरएल आ गया 249.15 आ गया, इसको भी हम नोट कर लेंगे, गाड़ देंगे खूंटी, अगले पॉइंट पे बात करेंगे। 246.75 आ गया, डी आ गया 245.5। इसी टाइप से हम सारे पॉइंट्स जो है मैंने आपको मार्क किए हैं, उन सभी पॉइंट्स की हम आरएल ज्ञात कर लेंगे। अब देखिए ध्यान रहे, अगर यहाँ पे कोई विशेष पॉइंट है यानी खास पॉइंट है, उसका भी हम आरएल ज्ञात कर लेते हैं। इसके बाद इस आरएल को ज्ञात करने के बाद सारे पॉइंट्स मेरे ड्राइंग शीट पे भी अंकित हो गए। अब इनको हमको मिलाना कैसे है, तो अब आप यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझिएगा इंटरपोलेशन मेथड का, ठीक है। इंटरपोलेशन मेथड का कॉन्सेप्ट समझिएगा। देखिए अगर हमारा इस पॉइंट का आरएल है 250, और ये हमारा दूरी है मान लो 5 मीटर, ठीक है, ये 5 मीटर की दूरी है। अब और इसका जो आरएल है 251 है, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या समझ सकते हैं कि 5 मीटर दूरी जाने पर हमें एक वर्टिकल चलना पड़ रहा है, ठीक है। 5 मीटर की दूरी जानने पर एक वर्टिकल चलना पड़ रहा है।
तो हम ये कह सकते हैं 1 मीटर की दूरी चलने पे हमें 1/5 वर्टिकल चलना पड़ेगा, कह सकते हैं। तो अगर हम इसका बीच का पॉइंट निकालें, अगर हमको 250.5 की रेखा निकालनी है तो हम कह सकते हैं कि इसके मध्य में हो सकती है। जरूरी नहीं है कि ये मध्य में ही हो, लेकिन मध्य में भी हो सकती है, थोड़ा साइड में भी हो सकती है, इधर साइड में भी हो सकती है। तो ये देखिए इंटरपोलेशन मेथड है बाई स्क्वायर का। तो इसमें हम सटीक इसकी जानकारी नहीं लगा सकते हैं, लेकिन ये जरूर कह सकते हैं कि 250 से 250.5 होने में इसी 5 मीटर के बीच में हमारा कहीं पर वेरी करेगा, कंटूर जो लाइन होगी इसी लाइन पे कहीं ना कहीं वेरी करेगी। तो ये आप सभी लोग इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है। तो इसी इसी टाइप से हम इसका करते हैं। तो आई थिंक आज की इस क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं, क्योंकि अच्छा खासा टाइम भी हो गया है। और देखिए मैंने आपकी पीपीटी भी बना लिया था, मैं आपको पीपीटी दिखा देता हूँ। देखिए क्रॉस सेक्शन भी मैंने आपको बना लिया था, क्रॉस सेक्शन मेथड कैसे करते हैं। इन दोनों के विपरीत हम इसमें मतलब वो कैसे करते हैं, क्या बोलते हैं, डिफरेंस कैसे निकालते हैं, इसके बारे में भी मैंने आपके यहाँ पे पॉइंट्स नोट कर लिए हैं। और इसके अलावा देखिए मैंने यहाँ पे ड्राइंग ऑफ कंटूर लाइन मैप्स के बारे में भी मैंने डिस्कस कर लिया था। तो अगर आप सभी लोगों को यहाँ तक कोई डाउट हो तो आप मुझे बता दीजिए, अदरवाइज आज की इस क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं, क्योंकि अच्छा खासा टाइम भी हो गया है। और तो चलिए आज की इस क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं, कल की क्लास में हम आगे की ओर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए लव यू, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।